So good afternoon students, welcome back। बेटा हम लोगों ने फिलहाल जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हम उसके अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डीएनए एंड बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। सो डिफरेंट टाइप के बेटा जो आरएनए थे उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने टाइप्स ऑफ डीएनए भी कंप्लीट कर लिया था। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, वी हैव डीएनए रेप्लिकेशन। सो आज हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट इज बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन। So firstly, let us understand the meaning of DNA replication. Replication word को basically replication को हम duplication भी बोल सकते हैं। So DNA replication का मतलब क्या होता है? हमारा जो DNA होता है स्टूडेंट्स, यूकेरियोटिक DNA जो होता है उसके पास टेंडेंसी होती है अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कोई बुक होती है, आप बुक लेते हो, उसमें से अगर आपको कोई बुक लेते हो, कोई नोट्स लेते हो, अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए है तो आप प्रिंटिंग मशीन के अंदर उसको डालते हैं। सेम बेटा हमारे पास जो डीएनए होता है, आपका डीएनए जो होता है उसके पास टेंडेंसी होती है अपने आप को डुप्लीकेट करने की, अपने आप की कॉपीज बनाने की, और ये जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए की कॉपी होने की जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज डीएनए रेप्लिकेशन। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकाज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से अगर डीएनए के रेप्लिकाज बन जाते हैं, रेप्लिकाज साइंटिफिक वर्ड होता है कॉपी के लिए। सो अगर डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए इज द ओनली मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। सो आपने याद रखना बेटा, डीएनए ही हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बेसिकली आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। इट इज टर्म्ड एज लिविंग मॉलिक्यूल। इसको लिविंग मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप को डुप्लीकेट करने की टेंडेंसी रखता है। ऑल लिविंग बींग्स हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ डीएनए। सभी ऑर्गेनिज्म आपके जो हैं, मान लीजिए आपको कोई इंजुरी हो जाती है बेटा, और इंजुरी होने से क्या होगा बेटा, आपके जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे थे, नाइफ से आपका यहाँ पे इंजुरी हो जाती है, तो यहाँ पे बेटा सेल जो आपके डैमेज हो जाते हैं, डैमेज सेल को वापस से ग्रो करने के लिए क्या वापस से ग्रो करना पड़ेगा इस स्पेस को फिल करने के लिए। सो बेसिकली आपके जो सेल्स हैं उसको डुप्लीकेट होना पड़ता है, और डुप्लीकेट होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डीएनए का, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप के आपके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे। आपके हैंड पे डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे बेटा वहां पे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो आपके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का फर्दर सेल बनेगा, आपका जो पुराना सेल है सेम एग्जैक्टली वैसा ही सेल बनेगा, तो उसकी जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपके डीएनए के अंदर होती है। सो डीएनए आपका बेसिकली सेल डिवीजन के दौरान आपका काफी रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन में किस टाइप के सेल्स बनेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। आपके पास डिफरेंट फेजेस होते हैं स्टूडेंट सेल साइकिल की। अगर मैं बात करता हूं क्लास +1 के अंदर आपने पढ़ा होगा अबाउट द माइटोसिस एंड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यानी जो सेल डिवीजन होता है बेटा, दो टाइप से आपका सेल डिवीजन होता है। एक प्रोसेस होती है बेटा माइटोसिस की, और सेकंड आपके पास होती है मियोसिस की। माइटोसिस की प्रोसेस जो होती है बेटा, ये आपकी इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस जो होती है बेटा, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। और जो माइटोसिस होता है इक्वेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है बेटा वो सेम रहता है। जैसे 46 आपके पास क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं स्टूडेंट्स, 23 पेयर आपके पास होते हैं, तो 46 आपके पास क्रोमोसोम होते हैं। फर्दर जब आपके पास बेटा जो आपके पास नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी डायरेक्ट 46 जाते हैं। ये बेसिकली माइटोसिस के अंदर होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। बट इन द केस ऑफ मियोसिस स्टूडेंट 46 आपके फादर के पास होते हैं और 46 आपके मदर के पास होते हैं। उनसे फर्दर 23 डिवाइडेड होते हैं, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, और इसमें भी सेम 23 होगा। फिर 23 और 23 मिलके 46 बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 46 से 23 में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पे 46 से 46 में था। दैट मीन्स वो आपका जो माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन होती है, वहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है डिवीजन के दौरान। लेकिन जो मियोसिस होती है इसके अंदर बेटा आपका रिड्यूस कर जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, वापिस से यूनाइट होके 46 आपके नए बेबी के अंदर बनेंगे।
तो ये मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस होती है। और आपके पास ये बेसिकली सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट फेजेस के दौरान आपके पास जो सेल है उसको गुजरना पड़ता है अपनी कॉपीज बनाने के लिए। सो डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं बेटा आपके सेल साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ, डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो आपकी माइटोसिस की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ये आपकी जैसे बेसिकली आपके कोई भी सेल बॉडी के अगर इंजुरी हो जाती है उस टाइम पे माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है, या आपके सेल को ग्रो करना है उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो मियोसिस की प्रोसेस होती है बेटा ये स्पेशली आपके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपको गैमेट्स बनाने हैं उसी टाइम पे ही मियोसिस की प्रोसेस जो है वो अप्लाई होती है। सो अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, डिफरेंट फेजेस होते हैं आपके सेल साइकिल के। जब सेल डिवाइड करता है सबसे पहले आपके पास जैसे आपके पास G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। तो बेसिकली ये सेल ग्रोथ के फेजेस होते हैं। आपके पास S फेज जो होता है बेटा ये डीएनए रेप्लिकेशन का फेज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब कॉपीज बनाने का जो फेज होता है। सो दैट मीन्स आपकी डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है बेटा वो S फेज में होती है सेल साइकिल की। At the time of cell division, it divided in equal parts in the daughter cells. आपका जो डीएनए होता है बेटा डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर डिवाइडेड होके जाता है। फादर से हाफ जाएगा, मदर से हाफ जाता है। सो नाउ डिस्कस अबाउट द टाइम एंड द साइट ऑफ अकरेंस। आपने बताना है कि मतलब किस टाइम पे होगा आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है और साइट कौन सी होगी, लोकेशन क्या होगी आपके जो डीएनए रेप्लिकेशन की। बेटा दो टाइप के आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। यू ये वर्ड जहां पे आ जाए इसका मतलब होता है ट्रू, यानी ट्रू होता है। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनके पास बेटा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के पास प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, जो इनके पास ओल्ड न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आप डिवाइड कर सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बेसिकली अगर मैं यूकैरियोट्स के अंदर बात करता हूं तो टाइम की अगर बात करूं बेटा तो एस स्टेज के अंदर होता है आपका इंटरफेज की जो एस स्टेज होती है उस टाइम पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स की टाइमिंग की बात करूं तो वहां पे कंटिन्यूअसली होता रहता है, वहां पे कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती। साइट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया यूकैरियोन का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास बेटा आपके पास सेल होती है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको पता है डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कहाँ पे होगा बेटा आपका डीएनए रेप्लिकेशन, जहां डीएनए प्रेजेंट होगा तो वहां पे साइट आपकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस हो जाएगी। लेकिन बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। आपका डीएनए साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर होता है प्रेजेंट। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स लाइक अमीबा की बात करते हैं, वहां पे कोई आपके पास पर्टिकुलर आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, फॉल्स न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए वहां पे बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो आपका जो साइट होगी प्रोकैरियोट्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म हो जाएगी। सो दिस इज द टाइमिंग एंड द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ रेप्लिकेशंस। आपके पास डिफरेंट टाइप के आपके पास रेप्लिकेशन हो सकती है। बेसिकली हमारा सबसे पहले डलबर्ग ने सुजेस्ट की थी 3 टाइप की रेप्लिकेशन। सबसे पहले डिस्पर्जिव रेप्लिकेशन होती है, कंजर्वेटिव होती है और सेमी कंजर्वेटिव। डिस्पर्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैल जाना या बिखर जाना। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ आपके पास कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब सेमी मतलब होता है हाफ को कंजर्व करेगा, हाफ को कंजर्व नहीं करेगा। सो बेसिकली 3 टाइप का आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन है। डलबर्ग ने सुजेस्ट किया था डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव एंड द सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। तो डिस्पर्सिव की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, डीएनए अंडरगोज फ्रैगमेंटेशन एंड रेप्लिकेट्स एंड जॉइन टू फॉर्म अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स डिस्पर्सिव मेथड के अंदर क्या होगा, डिस्पर्सिव का मैंने आपको बताया, डिस्पर्सिव का मतलब होता है बिखर जाना। बेसिकली आपका जो डीएनए होगा स्टूडेंट्स, जो आपके पास डीएनए होगा वो आपके पास फर्दर जैसे आपके पास ये डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा बेटा अपने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना लेगा। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर ये डिवाइडेड हो जाएगा इस टाइप से, स्मॉल स्मॉल यहाँ पे फ्रैगमेंट्स ये बना लेगा। फ्रैगमेंट बनाने के बाद ये अपने कॉपीज बनाएगा, कॉपीज बनाने के बाद वापस से रीयूनाइट हो जाएगा, दोबारा से जुड़ के आपके पास 2 आपके पास डीएनए के स्ट्रैंड्स आपके पास प्रेजेंट हो जाएंगे। सो तो आपके पास 2 रोटर सेल्स बन जाएंगे। सबसे पहली स्टेप फ्रैगमेंटेशन की होगी। फ्रैगमेंटेशन के बाद डीएनए अपने आप को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद वापस से रीयूनाइट होके 2 आपके पास
डीएनए बना लेगा। तो ये आपके पास होता है डिस्पर्सिव, जिसके अंदर डीएनए आपका ब्रेक डाउन हो गया, सबसे पहले बिखर गया बेसिकली डिस्पर्सिव मेथड के अंदर। सेकंड आपके पास होता है कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव का मतलब कि ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल को कंजर्व करके रखेगा। जो आपका पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल को ये कंजर्व करके रखेगा और एक नई कॉपी आपके पास बनाएगा। बेसिकली कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास तीन टाइप का मैंने बताया। सबसे पहले मैंने डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन बताया, सेकंड आपके पास कंजर्वेटिव होता है और थर्ड आपके पास सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो डिस्पर्सिव में आपका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद आपके पास ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू डीएनए। आपके पास अगर बात करते हैं स्टूडेंट, एक तो जो मिक्सचर बनेगा बेसिकली, आप यहाँ पे जो ब्लू कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसके अंदर देखिए ब्लू कलर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, और जो आपके पास ग्रीन कलर है वो तो पेरेंट के अंदर ही प्रेजेंट था, ये पेरेंट वाला डीएनए है। तो आपके पास ग्रीन और ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट मींस मिक्सचर बन जाएगा, नया जो डीएनए होगा न्यू डीएनए और ओल्ड डीएनए का मिक्सचर बनेगा डिस्पर्सिव के केस में। लेकिन अगर कंजर्वेटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास पेरेंट डीएनए ग्रीन कलर का है और आपके पास बेसिकली जो ब्लू लाइटेस्ट ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, यानी कि एक आपके पास न्यू डीएनए स्ट्रैंड अलग से बनेगा और पेरेंट वाला आपका कंजर्व्ड रहेगा, ऐसे का ऐसे आपके पास कंजर्व रहेगा। वन डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल इन ऑल न्यू, एक नया बनेगा और एक आपके पास ओल्ड वाला सेम टू सेम रहेगा। ये कंजर्वेटिव के अंदर होता है। लेकिन बेटा सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रैंड तो आपका न्यू वाला होगा डीएनए के अंदर, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे आपके पास ब्लू है, तो एक आपके पास ग्रीन वाला रहा दैट मींस आपके पास पेरेंट वाला रहा, और एक आपके पास न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन गया, तो दोनों आपस में यूनाइट हो जाते हैं। ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन वन न्यू स्ट्रैंड एंड वन ओल्ड स्ट्रैंड। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन। जो सबसे आपके पास इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इन तीनों में से, और सबसे ज्यादा आपके यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है वो आपका होता है बेटा सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। आपके पास जो क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे एक पेरेंट सेल ले लेते हैं, पेरेंट डीएनए ले लेते हैं, ये आपका मान लीजिए फादर का डीएनए है। सेकंड मैं आपके पास डीएनए लेता हूँ स्टूडेंट्स, मदर का डीएनए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये आपके जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में आपके अनजिप हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अनजिपिंग जब होगी स्टूडेंट्स, आपके पास एक ये वाला स्ट्रैंड अलग से बन जाएगा, ये अलग से हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये वाला जो फादर वाला डीएनए था बेसिकली, ये भी फर्दर आपका ऐसे ओपन हो जाते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे मैंने आपके पास गैमेट्स में बता रखा है, फर्स्ट को इसके साथ करवाओगे और इसको इसके साथ सेम ऐसे कराओगे, तो आपके पास एक चीज बेसिकली मिक्सचर मिल जाएगा दोनों का। ये आपका ह्यूमन बीइंग के केस में होता है, यहाँ से ग्रीन मिल जाएगा और यहाँ से बेटा आपके पास रेड आ जाएगा, जो मदर वाले डीएनए होता है उससे। सो आपके पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास एक नया स्ट्रैंड आ रहा है और बेसिकली एक आपके पास कंजर्व्ड रहता है। दैट मीन्स आपके पास मिक्सिंग हो जाती है पेरेंट्स और जो बेसिकली मदर और आपका जो बेसिकली मदर और जो फादर है उसके डीएनए की आपके पास मिक्सिंग हो जाती है, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। सो इस टाइप का जो आपके पास होता है दैट इज बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव बोल सकते हो आप इसको, डीएनए रेप्लिकेशन। So now students, let us discuss about the most important, that is semi-conservative mode of DNA replication. So काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपका रेप्लिकेशन वाला टॉपिक आ सकता है आपके एग्जाम्स में और आपने अच्छे से इसको करना है बेटा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट थ्योरेटिकली प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड द क्रिक। जिन्होंने बेटा आपका सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए आपका मॉडल दिया था, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो थी डीएनए की 3D मॉडल जो था आपका डीएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। उन्होंने ही आपके पास थ्योरेटिकली प्रपोज किया था, थ्योरेटिकली बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन भी कोई प्रोसेस होती है। लेकिन बेटा जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की अगर बात आती है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आपका किया था मेल्सन एंड सेथल ने 1958 के अंदर। ई कोलाई के अंदर इन्होंने आपका इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया था कि डीएनए रेप्लिकेशन भी कोई प्रोसेस होती है और किस टाइप से होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को प्रूफ करके दिखाया था। बेसिकली आपका मेल्सन, सेथल एंड टायलर ने आपका ये इस चीज को बेसिकली सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था।
मेल्सन एंड सेथल इन 1958 एसिर्चिया कोलाई बैक्टीरिया उन्होंने लिया था, आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उन्होंने कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया था, जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 आपका कल्चर मीडियम था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था किसी भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और जो भी हम लेबोरेटरीज के अंदर जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करवाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक मीडियम की, और मीडियम आपका होता है कल्चर मीडियम, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम पैट्री डिश के अंदर ग्रो करते हैं। बेसिकली आपका जो इन्होंने जो आपके पास लिया था कल्चर मीडियम के अंदर, नाइट्रोजन 15 आपकी प्रेजेंट थी। नाइट्रोजन 15 आपका एक बेसिकली मिनरल है जो कि आपके कल्चर मीडियम के अंदर प्रेजेंट था, और इसीर्चिया कोलाई जो कि बैक्टीरिया आपका होता है, उन्होंने इसको ग्रो करवाया। After these had been replicated for a new generation in the medium, both strand of their DNA contain nitrogen 15 as constituent of purines and pyrimidine. जब उन्होंने ग्रो करवाया बेटा तो उसके पास नाइट्रोजन 15 वाले जो थे आपके पास प्यूरिन्स और pyrimidine, जो आपके पास बैक्टीरिया था उसके अंदर प्यूरिन्स और pyrimidine के अंदर रेप्लिकेशन हो जाती है, बेसिकली उनके अंदर कॉपीज बन जाती है। When the bacteria with nitrogen 50 were transferred in the culture medium containing nitrogen 14, it was found that DNA separated from the fresh generation of bacteria possess one strand heavier than the other. बेटा जब उन्होंने 15 वाले के कल्चर मीडियम के अंदर करवाया तो उनको कोई ज्यादा उनको डिफरेंसेस उनको नजर नहीं आए, प्यूरिन्स pyrimidine बिल्कुल सेम थे। लेकिन जब उन्होंने नाइट्रोजन 14 वाले के अंदर इस चीज को, बेसिकली नाइट्रोजन 14 कल्चर मीडियम के अंदर सेम बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जो 15 के अंदर ग्रो करवाए थे, तो उनको एक स्ट्रैंड हैवियर मिला, जो कि आपका 15 वाले से हैवियर एक स्ट्रैंड मिल गया। सो जो हैवी स्ट्रैंड होता है बेटा, ये पैरेंटल स्ट्रैंड और को रिप्रेजेंट करता है, और लाइटर स्ट्रैंड आपके पास न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बेसिकली आपके पास, अगर आप इस डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास डीएनए, आपके पास नाइट्रोजन 15 कल्चर मीडियम के अंदर आपने ग्रो करवाया, आपको स्ट्रैंड विद नाइट्रोजन 14 एंड स्ट्रैंड विद 15 आपके पास, जब आप इसको दोबारा से पहले 15 के अंदर ग्रो करवाओगे फिर इसको 14 के अंदर ग्रो करवाओगे, दोनों में से आपको आपके पास ये कंबाइंड जो हाइब्रिड मिलता है, एक लाइट स्ट्रैंड आपको मिलेगी, एक हैवियर स्ट्रैंड आपको मिलेगी, ये हैवी स्ट्रैंड है और ये लाइटर स्ट्रैंड है। तो इन दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। लाइट जो हैवियर वाला होता है वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और लाइटर वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो नया डीएनए स्ट्रैंड जो आपके पास बना है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से उन्होंने डिफरेंशिएट किया, बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि आपके पास जो है डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये लाइट वाला है, ये दोनों लाइट स्ट्रैंड है, दैट मींस दोनों के दोनों आपके पास न्यू स्ट्रैंड वाले डीएनए बने हैं। बाकी यहाँ पे जो दो बने हैं आपके पास, ये वाले दो हैं, ये बेसिकली हाइब्रिड बने हैं, एक पेरेंटल वाला बना है और एक आपके पास ये जो सेगमेंट है दैट इज फॉर न्यू। सो एक न्यू के लिए है, एक पेरेंटल सेगमेंट के लिए। सो इस टाइप से स्टूडेंट्स उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि आपके पास कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है। दोबारा से देखते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को लिया, नाइट्रोजन 15 के अंदर उन्होंने डाला, नाइट्रोजन 15 के अंदर डालोगे तो आपको हमेशा हैवियर स्ट्रैंड मिलते हैं। नाइट्रोजन 14 के अंदर अगर आप उसको ग्रो करवाते हैं तो आपको हमेशा लाइटर स्ट्रैंड्स मिलते हैं। जब उन्होंने नाइट्रोजन 15 वाले को दोबारा से 14 वाले के अंदर ग्रो किया, 15 वाले से हैवियर आ गया और 14 वाले से लाइटर स्ट्रैंड्स आपके पास आ गए। तो इस टाइप से आपके पास एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, एक आपके पास जो ओल्ड स्ट्रैंड आपके पास प्रेजेंट होता है। हैवियर वाला ओल्ड यानी कि पेरेंटल को रिप्रेजेंट करता है, लाइट वाला आपका रिप्रेजेंट करता है जो कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड आपके पास बनती है। तो इस टाइप से उन्होंने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया था। सर्कुलर फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सर्कुलर फॉर्म जो होती है बेटा, इनके पास जो रेप्लिकेशन होती है सर्कुलर फॉर्म में होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली प्रोकैरियोट्स की। Now students, let us discuss about the procedure of DNA replication। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली इंड्यूस कहाँ से होती है और किस टाइप से होती है और कहाँ पे आके एंड होती है। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले अनजिपिंग एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अनजिपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अनजिपिंग का मतलब होता है ओपन करना, जो आपके पास जो चेन्स होती हैं डीएनए की, जैसे आपके पास ये एक स्ट्रैंड है, कंप्लीट डीएनए है आपके पास, फर्दर ये आपका क्या होगा, अलग अलग स्ट्रैंड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? अनजिपिंग बोलते हैं। आपकी डीएनए चेन जो है वो ओपन हो जाती है। So the separation of two chain of DNA is termed as unzipping and it take place due to breaking of the hydrogen bonds। ये क्यों होती है बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है। आपको पता है बेटा, यहाँ पे आपके डिफरेंट आपके बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, AGTC प्रेजेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पे A है और सेकंड वाले स्ट्रैंड के पास जो आपके
बेस पेयर है, ए हमेशा टी के साथ कंबाइन करता है, बॉन्डिंग आपके पास डबल बॉन्डिंग होती है, और इस बॉन्डिंग को बेटा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो दैट मीन्स अनजिपिंग कैसे होगी किसी भी डीएनए स्ट्रैंड की, जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद आपके दो स्ट्रैंड्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने के कारण अनजिपिंग होगा। फर्स्ट स्टेप आपका अनजिपिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक के कारण अनजिपिंग हो जाती है। So the process of unzipping start at a certain specific point which is termed as initiation point or origin of the replication। बेटा ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी ओपन हो जाएगा, कहीं से भी बीच में से खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी भी डीएनए चेन्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक पोर्शन यानी स्पेसिफिक पॉइंट से ओपन होती हैं, और उस पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट, और यू कैन से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वहां से आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल सकते हो उसको, जहां से डीएनए अनजिप होना स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ सिंगल ओरिजिन होता है, यानी एक ही जगह से ओपन होता है। लेकिन बेटा यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट, एक सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपका अनजिपिंग हो सकती है। मल्टीपल यहाँ पे पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन एक एंजाइम होता है बेटा, जिसको टोपो आइसोमेरेज एंजाइम बोलते हैं। ये आपका क्या करता है, एंडोन्यूक्लिएज है। इट्स अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं बेटा, आपका कट करने का काम करते हैं। बेसिकली जो कट करने में हेल्पफुल होते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को, वो आपके एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। सो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा, जो कट करेगा बेसिकली इन डीएनए स्ट्रैंड्स को, वो आपका होगा टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। इंड्यूसेस अ कट इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू रिलैक्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट कर देगा। इस प्रोसेस को हम निकिंग भी बोलते हैं। डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड कट होता है बाय यूजिंग टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, इस प्रोसेस को हम निकिंग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज हेलिकेज। बेटा जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो आपके सेपरेट करेगा, जो आपके बेस पेयर होते हैं, वहां पे जो एंजाइम वर्क करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, वो हेलिकेज होता है। आप कैसे याद रखोगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे H आता है और एंजाइम आपका हेलिकेज यूज होगा। तो H से बेटा H मिला देना। हेलिकेज एंजाइम हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, वाइल आपका जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को बीच में से कट कर देता है, निकिंग कर देता है। द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग, आपके पास कुछ मिनरल्स होते हैं बेटा जो कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है बेटा, और साथ में यहाँ पे मैंगनीज भी होता है। Mn जो होता है ये भी आपका जो है डीएनए की अनजिपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैग्नीशियम और जो आपके पास मैंगनीज जो होता है वो एज अ कोफैक्टर वर्क करते हैं डूइंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपके पास जब अनजिपिंग होगी वो हमेशा एल्केलाइन मीडियम के अंदर होगी। कुछ और भी आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स वर्क करते हैं, लाइक एसएसबी एक प्रोटीन होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इसको बोलते हैं। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स और लूप इन सेपरेटेड डीएनए। जब आपका डीएनए बेटा सेपरेट हो जाएगा उस टाइम पे वर्क आएगा एसएसबी प्रोटीन का, जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। ये क्या काम करेगा, डीएनए बैंड को वापस से कोइल नहीं होने देगा। स्टूडेंट्स आपके पास एक बार अनजिपिंग हो जाती है तो वापस से जो जुड़ने नहीं देता इन दोनों स्ट्रैंड्स को, वो आपके पास प्रोटीन होता है एसएसबी प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं बेटा, डीएनए गायरेज जो होता है टाइप ऑफ प्रिवेंट सुपर कोलिंग ऑफ द डीएनए। सुपर कोइलिंग का मतलब क्या होता है, अगर मतलब हद से ज्यादा जब कोइलिंग हो जाती है, बेसिकली डीएनए आपका दोबारा से रियूनाइट हो जाता है। अगर पहले से भी ज्यादा आपके पास कोइलिंग हो जाए, उस चीज को स्टॉप करने का काम करेगा आपका डीएनए गायरेज। जो डीएनए गायरेज इस चीज में हेल्पफुल होता है। सो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक एट फ्यू मिनट्स इन द प्रोकैरियोट्स एंड हावर्स इन द यूकैरियोट्स। आपको पता है प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है बेटा, और सिंगल सेल के अंदर डीएनए भी कम होता है, और कम डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए कम टाइम चाहिए होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्यू मिनट्स चाहिए होती हैं। और आपको पता है बेटा यूकैरियोट्स के अंदर आपका हायर अमाउंट में डीएनए होता है। हायर अमाउंट में डीएनए को कॉपी करने के लिए आपके पास हायर जो है टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स आपके पास हावर्स लग सकते हैं, बेसिकली कुछ हावर्स तक आपका यूकैरियोट्स के अंदर हो जाता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ मिनट्स के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अनजिपिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। दोबारा से मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में करते हुए,
तो आप अगर स्टेप्स को याद रखोगे इजीली हो जाएगा। दो ही तो स्टेप होते हैं आपके रेप्लिकेशन के, अनजिपिंग होती है और नया स्ट्रैंड बन जाता है। अनजिपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपका जो कोल्ड डीएनए होता है हेलिक्स की फॉर्म में होता है, वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है क्योंकि दोनों की कोइलिंग हो रही है। फर्दर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आपका स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ये कैसे होगा बेटा? क्योंकि बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है? आपका हेलिकेज एंजाइम यूज होता है। आप H से H मिलाओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एंजाइम यूज होता है। फर्स्टली आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और फर्दर आपके दोनों आपके स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका ओरिजिन कहां से होगा, किस पॉइंट पे होगा। अगर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं बेटा, तो अगर इनिशिएशन पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां पे होता है, जहां से अनजिपिंग स्टार्ट होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल पॉइंट से होती है और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से हो सकती है। मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा कुछ एंजाइम है, दैट इज बेसिकली टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है, जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से, यहाँ पे इस सेगमेंट को यहाँ से बीच में से अगर कट कर देगा, तो ये जो एंजाइम होता है ये डीएनए की निकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वन स्ट्रैंड को बेटा आपका फर्दर कन्वर्ट कर देता है, टू स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक कर देता है, उसको निकिंग कर देता है बेसिकली। इस एंजाइम को टोपोआइसोमेरेज बोलते हैं और एंडोन्यूक्लियस की कैटेगरी में आता है बेटा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा डीएनए को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन बेटा कुछ आपके पास मिनरल्स आते हैं, लाइक मैग्नीज आ गया, आपके पास मैग्नीशियम आ गया, एज अ कोफैक्टर वर्क करते हैं। कोफैक्टर का मतलब होता है हेल्प करते हैं बेसिकली अनजिपिंग के लिए। एल्केलाइन मीडियम आपका अनजिपिंग के लिए चाहिए होता है। अगर वापस से एसिडिक मीडियम आप कर दोगे तो डीएनए वापस से कोइल हो जाएगा। आपको एल्कलाइन मीडियम ही रखना पड़ेगा जब तक आपको सेपरेट करके रखना है। तो एसएसबी प्रोटीन भी आपका यूजफुल होता है, वापस से आपका डीएनए कंबाइन ना हो जाए, एक बार ब्रेक होने के बाद दोबारा से कंबाइन ना हो जाए, इस चीज को स्टॉप करेगा एसएसबी प्रोटीन। और डीएनए गायरेज आपका इस चीज में भी डीएनए को वापस से कोइल होने में, सुपर कोइलिंग होने में बेसिकली प्रिवेंट करता है उस चीज को। फिर हमने टाइमिंग के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, फ्यू मिनट्स में हो जाता है, डीएनए ही कम होता है तो रेप्लिकेशन भी कम चाहिए होगी, कम टाइम चाहिए होगा। यूकैरियोट्स की बात करते हैं, डीएनए अबंडेंट अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? हायर अमाउंट्स ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। हावर्स के अंदर आपके पास जो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू चेन। आपके पास नया डीएनए कैसे बनेगा? आपने अनजिपिंग तो कर ली, दो स्ट्रैंड डीएनए के ओपन तो हो गए, अब आपका वापस से आपके पास जो दो स्ट्रैंड बने हैं स्टूडेंट्स, वो वापस से नया स्ट्रैंड कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स आपके पास देखो होता क्या है प्रोसेस में, आपके पास मैं आपको बड़ा सिंपल से वे में बताता हूँ। यहाँ पे बेटा आप देखिए, ये आपका डीएनए था, मान लीजिए कोई पेरेंट डीएनए है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि ये पहले ओपन होगा बेटा, अनजिप हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ से खुल जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? अब ये फर्दर अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ से सेकंड स्टेप स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है आपका। ये नया आपके पास डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, ये वाला नया बनाएगा, ये वाला भी नया बनाएगा, और फर्दर आपके पास बेटा एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। तो इस टाइप से आपके पास ये प्रोसेस होती है बेटा। यहाँ पे तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, आपके कॉपीज बन गई। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा मैंने क्या बताया आपको? डीएनए आपका अनजिप होगा, अनजिप होने के बाद ये हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने बताया कि डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाएगा। ये ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए हैं ये नए स्ट्रैंड बन गए। अब नए स्ट्रैंड वापस से कोइल हो जाएंगे, वापस से कोइल होके दो डीएनए बन जाएंगे। इस टाइप से डीएनए की प्रोसेस होती है बेटा। अनजिपिंग आपका स्टेप हो चुका है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो ग्रीन कलर से बनेगा, नई चेन कैसे बनेगी। तो इस स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आप कह सकते हो वापस से आपका जॉइंट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू चेन। टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड व्हिच इज टर्म्ड एज आरएनए प्राइमर। बेटा आपको डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाने के लिए एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं। आरएनए प्राइमर बेसिकली आपका स्पेशल टाइप का आरएनए होता है। The formation of RNA primer is catalyzed by an enzyme that is basically RNA polymerase. RNA polymerase एंजाइम आपका वर्क करेगा बेटा। सबसे पहले क्या काम करेगा? आपका जो स्ट्रैंड है वहां पे बेटा आपका क्या करेगा? बेसिकली आपके पास अगर यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर को डेवलप करेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप के अंदर यहाँ पे आरएनए प्राइमर डेवलप होगा बेटा। 5' एंड पे ही डेवलप होगा हमेशा।
तो 5 डैश एंड पे आरएनए प्राइमर सबसे पहले बनेगा। आरएनए प्राइमर का मतलब क्या होता है, आरएनए का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो कि बेटा कोपिंग में हेल्पफुल होता है, नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्पफुल होता है। और इस आरएनए प्राइमर को कौन बनाएगा, आरएनए आपका जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैनी होता है, मर का मतलब यूनिट होता है। सो ऐसा एंजाइम जो आरएनए की ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाने में कैपेबल होता है उसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, और इसको प्राइमेज भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। सो ये एक एंजाइम है बेटा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां पे बायोलॉजी में लास्ट में ASE लग जाए उसका मतलब ही एंजाइम होता है। जहां पे भी एज वर्ड आ गया लास्ट में, ये आपकी सफिक्स होती है। बेसिकली आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, प्रीफिक्स होती है, आपके पास सफिक्स होती है। जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ किसकी बात करें हम, अल्कोहल की बात कर लेते हैं बेटा, इथेनॉल की बात कर लेते हैं। इथ प्लस आपके पास एन प्लस ओल, इथेन ओल हो गया, इथेनॉल हो गया। तो आपके पास क्या होता है बेटा, लास्ट जो वर्ड होता है ये आपकी क्या होती है, सफिक्स होती है। ओल वर्ड जो आपका होता है किसके लिए होता है, बेसिकली आपका जो अल्कोहल होते हैं उसके लास्ट में हमेशा ओल मिलेगा। तो ये आपकी सफिक्स होती है। प्रीफिक्स आपकी इथ हो गई, ये प्रीफिक्स होती है। प्री का मतलब पहले, जो पहले लगेगी वो प्रीफिक्स, जो लास्ट में लगेगी वो सफिक्स। तो प्रीफिक्स आपके पास इथ होती है इथेनॉल में, और ओल आपका सफिक्स होता है। और बीच में आपका एन हो गया, एन आपका सिंगल बॉन्डिंग के लिए यूज होता है। तो फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्डिंग होगी बेटा, और ओल वर्ड है तो दैट मीन्स OH ग्रुप होगा। तो इस टाइप से आप इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दी। इस टाइप से आपके पास ये केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली सीखते हैं। तो ऐसे ही बेटा आपके पास बायोलॉजी के अंदर भी कुछ सफिक्स होती हैं, जैसे एज वर्ड आपका हमेशा किसके लिए यूज होगा, एंजाइम के लिए यूज होगा। So students, moving back to our topic, synthesis of RNA primer take place in 5 dash to 3 dash direction. Students हमेशा याद रखोगे, RNA primer हमेशा 5 dash एंड पे लगेगा कि 5 dash से 3 dash की तरफ मूव करेगा। After the formation of new chain, the RNA is removed. ये RNA primer बेटा आप अपनी नई चैन बना देगा और आपका बाद में वापस से रिमूव हो जाएगा। For the formation of new chain, nucleotides are obtained from the nucleoplasm. नया स्टैंड बना रहे हो बेटा, नया स्टैंड बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताया था सल्फर और जो फॉस्फोरस होते हैं बेटा आपके कंबाइन होके बैकबोन बना लेते हैं, उस बैकबोन को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और ये जो सल्फर और फॉस्फोरस नए स्ट्रैंड के लिए आएगा बेटा, ये आपका आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे सेल होता है बेटा, एक सेल अगर हम डिस्कस करते हैं, सेल का जो लिक्विड मटेरियल होता है बेटा वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस का जो लिक्विड मटेरियल होता है, फ्लूइड जो होती है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म से आपके पास क्या आएगा बेटा, सल्फर और जो आपके सुगर मॉलिक्यूल की जो बैकबोन होती है, न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली आपका नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म से आता है। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, वो आपके ट्राइफॉस्फेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे DATP होता है, DGTP होता है, DCTP होता है, DTTP होता है। तो ये है क्या चीज बेटा, ये आपका डीऑक्सी राइबोज आप बोल सकते हो। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे एडेनिन है बेटा, इसका मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है। और G ग्वेनाइन के लिए यूज होता है, तो ग्वेनाइन ट्राइफॉस्फेट है। C साइटोसिन के लिए यूज होता है, तो C आपका डीऑक्सी राइबोज साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और T आपका बेटा यूज होता है थायमीन के लिए। सो डीऑक्सी आप बोल सकते हो डीऑक्सीथाइमिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आपके जो बेस पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में। लेकिन जब रेप्लिकेशन होती है बेटा, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपके सेपरेट हो जाते हैं और ATP आपका ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यील्डेड व्हिच इज कंज्यूम्ड इन द DNA रेप्लिकेशन। बेटा अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, मैं आपसे पूछता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आप कहोगे सर पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। मैं कहता हूं आपसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा वो कैसे स्टोर करता है एनर्जी को, आप कहोगे सर ATP की फॉर्म में स्टोर करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में स्टोर करता है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर तो कर ली, जब रिलीज होगी तो क्या प्रोसेस होगी, आपका जो बेटा ATP होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ATP, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ATP आपका कन्वर्ट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा आपकी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में यानी ADP में कन्वर्ट हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया रीजन में। और साथ में बेटा इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। प्लस में आप स्टूडेंट्स लिखोगे एनर्जी रिलीज होती है सर, और ये एनर्जी आपका सेल यूज कर लेता है।
तो ये प्रोसेस तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेम प्रोसेस आपकी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होती है। जो मैंने आपको ट्राइफॉस्फेट बताया बेटा, चाहे वो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट हो, चाहे वो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट हो, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट हो, या फिर आपका पास थाइमिन ट्राइफॉस्फेट हो, बेटा ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही ये आपके डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दो फॉस्फेट ग्रुप आपके जो हैं आपके सेपरेट हो जाएंगे इनमें से। तो इससे बेटा आपके पास क्या होगा, जैसे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी रिलीज होती है सर, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी सेम एनर्जी रिलीज आउट होगी। और वो एनर्जी आपकी जो रिलीज आउट होगी यहाँ पे, जब आपके ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी आपकी डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, डीएनए ने जो आपका रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं ली है बेटा, उसने खुद से एनर्जी को जनरेट किया है। न्यूक्लियोप्लाज्म से उसने जो आपके ट्राइफॉस्फेट हैं उनको लिया, उसको एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे डीएनए ने खुद से एनर्जी को जनरेट किया है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करवा के। सो डीएनए डज नॉट डिपेंड अपॉन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। The formation of new chain always take place in 5' to 3' डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्राइमर भी वहीं पे अप्लाई होगा, 5' पे अप्लाई होता है। देखिए आप डायग्राम के अंदर देखिए, 5' पे ही प्राइमर यहाँ पे लगाया है मैंने, ये बॉक्स जो बनाया है। तो आरएनए प्राइमर 5' से पे लगता है, 3' की एंड की तरफ मूव करता है बेटा। ये ऐसे मूव करेगा जब चेन बनाएगा, तो 5' से 3' की एंड की तरफ मूव करेगा प्राइमर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, नया स्ट्रैंड भी 5' से 3' के एंड की तरफ ही बनेगा हमेशा। As a result of this, one chain of DNA is continuously formed and it is termed as leading strand। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडिंग स्ट्रैंड और आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंदर बेटा आपके पास दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। एक आपका बनता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक आपका बनता है बेटा जिसको बेसिकली नॉन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर बेटा देखिए, आप डीएनए सबसे पहले अनजीप होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गया। जब आपके पास कंटिन्यूस, जब आपका इस यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा बेटा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर होता है, सॉरी 5' एंड पे लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा, नया स्ट्रैंड बनाएगा बेटा। और नया स्ट्रैंड जब भी बनाएगा स्टूडेंट्स, तो उस दौरान आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। एक तो कंटिन्यूअस बना सकता है स्ट्रैंड को, या फिर डिसकंटिन्यूअस बना सकता है। अगर कंटिन्यूअस बनाता है बेटा, अगर कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बनता हुआ चला जाता है, इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। सेकंड, आपके पास अगर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ये जो फ्रैगमेंट्स बने हैं डिसकंटिन्यूअस, इनको स्पेसिफिक नाम देते हैं, और इसका नाम होता है बेटा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तीनों में से एक डेफिनेशन आपके पास आ सकती है स्टूडेंट्स। लीडिंग स्ट्रैंड पूछ सकता है व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड, आपसे पूछ सकता है व्हाट आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। आपको तीनों का पता होना चाहिए बेटा। लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब होता है रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के अंदर जो नया फ्रैगमेंट बनता है, अगर वो कंटिन्यूअसली बनता है तो आप बोलोगे सर वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है। अगर डिसकंटिन्यूअसली बनता है तो वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा। और जो ईच फ्रैगमेंट होंगे लैगिंग स्ट्रैंड के, हर एक फ्रैगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये आपने याद रखना है बेटा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यहाँ पे बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड चेन बिगेन फ्रॉम द सेंटर एंड नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, सो दिस चेन इज डिसकंटिन्यूअस एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो बेटा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दिस डिसकंटिन्यूअस चेन इज टर्म्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। अल्टीमेटली ऑल दीस सेगमेंट आर जॉइंड टुगेदर एंड कंप्लीट अ न्यू चेन। बेटा आपके पास जो ये फ्रैगमेंट्स बने हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट, ये आगे प्रोसेसेस जब होंगी बेटा, जैसे टाइम पास आउट होगा, वैसे वैसे ये आपके आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे और वापस से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना लेंगे। The Okazaki segments are joined together by enzyme called DNA ligase। बेटा यहाँ पे आपका इन जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैंने बताए हैं आपको, मैंने आपको बताया डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के हैं। ये वापस से जब जुड़ेंगे बेटा तो एक नया स्ट्रैंड बना लेंगे। ये जोड़ेगा जो इनको, जो एंजाइम जो इनको जोड़ेगा आपस में, वो एंजाइम होता है बेटा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम हमेशा जोड़ने का काम करता है, और जो मैंने आपको एंडोन्यूक्लियस बताए थे बेटा, वो ब्रेक करने का काम करते हैं। सो डीएनए लाइगेज, या जिसको कोहराना भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो आपका क्या करेगा, डीएनए के जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। बेटा अब नेक्स्ट एंजाइम आपके पास आ जाता है। आपने चेन तो बना ली, लेकिन चेन तो हाफ बनी है, उस चेन को फर्दर से कंप्लीट करने के लिए आपके पास
पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। जहां पे वर्ड पोली आ जाए, मैंने आपको बताया था मैनी होता है, मर मतलब यूनिट, यानी वो एंजाइम जो आपकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका आपका जो हाफ स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ से जैसे आपके भी तो हाफ ही स्ट्रैंड बना है बेटा, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे स्पेस रह जाता है, यहाँ पे भी स्पेस रह जाता है। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए बेटा, इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपका यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स बेटा यहां तक क्लियर है सभी को? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? यस सर। बेटा क्लियर है आपको? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करोगे बेटा। तो ये जो आपका डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम के अंदर फुल जो प्रोसेस मैंने आपको जो भी बताई है, सभी की सभी बताई हुई हैं। आप इस डायग्राम को कर लोगे तो पूरी प्रोसेसेस आपको याद हो जाएंगी। देखो कैसे कर रखा है इन्होंने। पैरेंटल डबल हेलिक्स आपके पास होता है। सबसे पहले मैंने एंजाइम बताया था टोपो आइसोमरेज, जो अनबाइंड कर देता है, अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, अनजिपिंग कर देता है। तो आपके पास टोपो आइसोमरेज होगा, एक तो ये एंजाइम यूज होता है। सेकंड एंजाइम आपका हेलिकेज यूज होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। तो इससे बेटा आपके पास अनजिपिंग हो जाएगी, अलग अलग आपके स्टैंड हो जाएंगे। तो और थर्ड आपके पास एक प्रोटीन यूज होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यूज होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप के अंदर ये एंजाइम और प्रोटीन यूज होते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर बेटा आपके पास जैसे मैंने आपको बताया, आरएनए प्राइमर डेवलप होगा। सबसे पहले आरएनए प्राइमर आपका दो टाइप से डेवलप होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाएगा। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। और आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और ईच फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। फर्दर ये यूनाइट होंगे। आपके यूनाइट कौन से एंजाइम की मदद से होंगे? हेलिकेज एंजाइम की मदद से, आपके सॉरी हेलिकेज कह रहा हूँ, लाइगेज एंजाइम की मदद से वापस से ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, सुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है वो कहाँ से मिलती है बेटा आपको? वो आपको मिलती है न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलती है। तो ये सब चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आते हैं। एक चीज रहेगी बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्मॉल सी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क? तो डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपका डीएनए जो है बेटा, वैसे तो कोइलिंग में है, देखो यहाँ पे कोइल डीएनए होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है। लेकिन जब आपका अनजिपिंग होती है उस टाइम पे बेटा वाई शेप का बन जाता है। देखो ये वाई शेप है ना, वाई की एक ब्रांच होगी और ये वापस से वाई की ये हो गया। तो वाई शेप से अगर बन जाता है अनजिपिंग के दौरान, और इसको बोलते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, वाई शेप में कन्वर्ट हो जाता है अनजिपिंग के दौरान। और जहां से बेटा अनजिपिंग होती है उस पॉइंट को आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल सकते हो। सो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, वी हैव द एंजाइम। बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंजाइम प्रोकैरियोट्स के अंदर यूज होते हैं बेटा। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो तीन टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आपका पॉलीमरेज का मैंने आपको बताया था बेटा क्या होते हैं आपके, जो डीएनए स्ट्रैंड को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, जो आपका जो स्पेस रह गया था उसको वापस से फिल कर देते हैं, लेंथ को और इंक्रीज कर देंगे। तो तीन टाइप के वो एंजाइम होते हैं बेटा जो लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड द पॉलीमरेज थर्ड। आपका ये प्रोकैरियोटिक्स में होता है स्टूडेंट्स। तो this is discovered by Kornberg in 1957. The enzyme function as exonuclease. It separate RNA primer from DNA and also fill the gap. देखो बेटा गैप को फिल करेगा, ये सेपरेट करेगा आरएनए प्राइमर को, क्योंकि प्राइमर ने बेटा अपना काम कर दिया। प्राइमर का काम था एक छोटा सा स्ट्रैंड बनाना, चाहे वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो चाहे वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो। जब ये स्ट्रैंड बन जाता है बेटा, जो प्राइमर होता है आपका आरएनए प्राइमर, ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है। इस चीज को सेपरेट करेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए को सेपरेट करेगा, आरएनए प्राइमर को, और सेकंड आपका क्या काम करता है बेटा, बेसिकली गैप को फिल करता है। इसको डीएनए रिपेयर एंजाइम भी बोलते हैं। डीएनए रिपेयर एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी होती है डीएनए को रिपेयर करने की। मान लीजिए हीट के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण आपका डीएनए कहीं से डैमेज हो जाए। मान लीजिए यहाँ से आपका डीएनए डैमेज हो गया, इसको वापस से सही करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। गैप को फिल करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये गैप बनेगा डैमेज से और इसको फिल कर देगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। स्टूडेंट सेकंड आपके पास आता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इट इज लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। इट इज आल्सो हेल्प इन द डीएनए रिपेयरिंग इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आपके पास डीएनए
फर्स्ट और थर्ड आपके पास एंजाइम नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आपके पास वर्क करता है। और ये बेटा लीस्ट रिएक्टिव होता है। फर्स्ट और थर्ड वाले तो मोर रिएक्टिव होते हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन आपका जो सेकंड वाला है होता है ये आपका रिएक्टिव नहीं होता, सुस्त होता है बेसिकली। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की अगर बात करते हैं, दिस इज द मेन एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। जो थर्ड होता है सबसे मेन होता है। द लार्जर चेन आर फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम, दिस इज नोन एज रेप्लिकेज एंजाइम, क्योंकि ये बेटा लार्जर चेन्स बना लेता है, इसलिए कॉपी बना लेता है, इसलिए इसको रेप्लिकेज एंजाइम बोलते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम। बेसिकली आपका काफी टाइप के पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोलते हैं। 7 टाइप के पॉलीपेप्टाइड से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपका बना होता है। अल्फा, ईटा, और ये आपके पास डिफरेंट टाइप है, बीटा, गामा फर्स्ट, डेल्टा, गामा 2। इस टाइप के जो 7 आपके पास क्या होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तो बेटा आपका प्रोकैरियोट्स का केस होता है, लेकिन हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हमारे अंदर होते हैं। उसके अंदर 3 टाइप के प्रोकैरियोट के अंदर, और आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। हमारे अंदर होता है बेटा अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज और ईटा डीएनए पॉलीमरेज आपके पास ये होते हैं। सो अल्फा डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो आपने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किया है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम होता है, तो सेम उसकी तरह ही एक्ट करता है आपका जो अल्फा डीएनए पॉलीमरेज होता है यूकैरियोट्स के अंदर। बीटा डीएनए पॉलीमरेज कंसर्न विद डीएनए रिपेयर, ये भी आपका डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होता है। गामा डीएनए पॉलीमरेज कंसर्न विद रेप्लिकेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डीएनए। बेटा मैंने 3 टाइप का डीएनए बताया था। साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियर डीएनए सबसे ज्यादा होता है जो न्यूक्लियस में होता है, और थर्ड आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए को रेप्लिकेट करता है एंजाइम, वो डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज होता है, सॉरी गामा डीएनए पॉलीमरेज होता है। डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं स्टूडेंट, सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो मैंने आपको सुस्त वाला एंजाइम बताया था जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता बेटा, और डीएनए जब फर्स्ट और थर्ड वर्क नहीं करते उस टाइम पे सेकंड वर्क करता है। तो ये डेल्टा हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर होता है जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की तरह वर्क करता है। ईटा डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इट इज सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मैंने आपको बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का एंजाइम है, उसकी तरह वर्क करेगा हमारे अंदर ईटा डीएनए पॉलीमरेज। सो thus the DNA replication process is completed with the effect of different enzyme। डिफरेंट टाइप के एंजाइम से आपकी डीएनए प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है रेप्लिकेशन की। In semi-conservative mode of replication, each daughter DNA molecule receive one chain from polynucleotide from the mother DNA molecule and second chain is synthesized। एक तो मदर से मिलेगा बेटा और एक अपना बना लेगा खुद का जो पेरेंट, एक तो पेरेंट से स्ट्रैंड मिलेगी, एक अपनी खुद से बना लेगा नई स्ट्रैंड। तो ये आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड में होती है। All DNA polymerase first, second and third enzyme have 5' से 3 polymerization activity and 3 से 5' endonuclease activity। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इसको। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंजाइम जो जितने भी एंजाइम हैं 5' से 3 एंड में तो पोलीमराइजेशन शो करते हैं। पोलीमराइजेशन का मतलब मैंने बताया था लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 5' से 3 एंड की तरफ। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका ब्रेक करना, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब ब्रेक कर देना। 3' से 5' एंड की तरफ तो ब्रेक करेंगे बेटा ये एंजाइम, और 5' से 3 एंड की तरफ आपका लेंथ को इंक्रीज करेंगे। सो ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है बेटा। रेप्लिकेशन हम लोगों ने डिस्कस की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। डिफरेंट टाइप के मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, किस फेज में होती है, टाइमिंग मैंने आपको बताई है, मैंने प्रोसेसेस बताई है, अनजिपिंग की प्रोसेस होती है बेटा, फॉर्मेशन होती है नए चेन की, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कुछ मिनरल्स मैंने आपको बताए, मैग्नीज वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, और कुछ प्रोटीन्स मैंने आपको बताए। और बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक को बेटा। आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं इनको भी याद रखोगे। लाइक आप बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, आपके पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, तो इन सब चीजों को आपने बेटा अच्छे से स्टडी करना है। तो किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो बेटा मेरे से। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। लीव कर सकते हो बेटा आप लोग।